अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13, जो प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है। और ये चैप्टर है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया गया होगा। थोड़ा बहुत आपने जब क्लास 10th में आए होंगे तो भी आपने पढ़ा होगा। एक चैप्टर था लाइफ प्रोसेस नाम का, आपने पिछले साल अगर आप एग्जाम दिया होगा आपने, तो आप अगर एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर था। और उस चैप्टर में हमने देखा था कि 3 टॉपिक था। एक तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर टॉपिक था। उसमें से जो न्यूट्रिशन जब आप पढ़ रहे थे तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है एक प्रोसेस के बारे में दिया गया था। उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा था जिसको हमने कहा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का प्रोसेस है, ये चीज याद रखें। और हो किस में रहा है, ऑफ कोर्स सिर्फ कौन परफॉर्म कर सकता है इसको सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनके पास वो चीजें पाई जाती है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सके। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस को समझना है। सिंपल सा मतलब होता है कि लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज को सिंथेसाइज करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर हम बात करें कि ग्रीन प्लांट्स ही क्यों फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप थोड़ा सा और पीछे जाए और इसको समझने की कोशिश करें। देखो, आज का जो लेक्चर होगा ना, इसमें मैं बस इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करूंगा कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे पहली चीज, आप सीक्वेंस मेंटेन कर लीजिए, उल्टा पलटा नहीं, आगे पीछे नहीं, सिर्फ सिंपल सा एक सीक्वेंस जो सही उसका सीक्वेंस है उसको वहां पे नोट कर लीजिएगा आज। उसके बाद हम एक एक लेक्चर कोशिश करेंगे, जैसे जैसे मैं इनका लेक्चर डालूंगा तो सीक्वेंस में ही डालूंगा लेक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले, या फिर सिंपली एक तरीके से समराइज करेंगे कि चैप्टर में होने क्या वाला है या फिर पढ़ने क्या वाले। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसमें हो रहा है, ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है। तो ग्रीन प्लांट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ओनली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो कैसे होता है उनको समझने के लिए सबसे पहले या फोटोसिंथेसिस है क्या उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, What is the main or ultimate source of energy on the earth? Of course, sun. देखो, अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं आपको, जो भी इंसान दिख रहे हैं, जो जानवर आपको दिख रहे हैं, गाय, बकरियां, भैंस, इवन की छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, और आपके प्लांट्स हो गए, आपके फंजाई हो गए, आपके वो जो ग्रीन कलर की नदी तालाबों में आपको जो एल्गी दिखती हैं वो हो गए, और आपके प्रोटोजोवन हो गए, अमीबा, पैरामीशियम, सारी चीजें, इन सारी, क्योंकि ये सारी चीजें लिविंग है। तो ऑफ कोर्स लिविंग है, तो क्यों लिविंग है मैंने पहले भी बताया, पिछले लेक्चर में भी, पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ में इस चैप्टर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें मैंने बताया कि लाइफ किसके अंदर पाई जाती है, ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने का मतलब क्या है। लिविंग होने का मतलब है उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे, और जब तक मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होंगे तब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं होगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, और कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, कोई भी इवन एक डस्ट पार्टिकल भी अर्थ पे बिना एनर्जी के मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाने वाला। तो एक भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा जब तक वहां पे एनर्जी ना हो। तो किसी भी चीज को बनाने में, किसी चीज को लिविंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, पहली चीज, उसको इनिशिएट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, बिना एनर्जी के कुछ नहीं होने वाला। तो वो जो अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं ना, गाय, बकरियां, भैंस, सारी चीजें, इवन ह्यूमन बीइंग, हमारे पास भी कोई ऐसे टेक्निक तो है नहीं कि सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सके, बट हमारे पास भी वो सन वाली एनर्जी है, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग, अदरवाइज हम लिविंग नहीं होते। और ये जो सन से एनर्जी आ रही है ये हमको लिविंग बना रही है। क्यों लिविंग बना रही है, क्योंकि जो सन की एनर्जी है ना वो हमारी बॉडी के अंदर आती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कराती है, और वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमें लिविंग बना रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, तो सन की एनर्जी से ही हम लिविंग है। अब देखो, हम लिविंग है,
डायरेक्टली हम सन की एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा पिगमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि सन की एनर्जी अगर हमारी स्किन पे पड़ रही है तो फिर, या सोलर एनर्जी जो सनलाइट अगर हमारी स्किन पे पड़ रही है तो हम उसको ट्रैप कर सके। ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे अंदर वो एनर्जी आती ही नहीं है। तो बट हमारे अंदर है तो वो आई कैसे? ऑफकोर्स इनडायरेक्टली आई। तो इनडायरेक्टली कहां से? सबसे पहले अर्थ पे कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सोलर एनर्जी को क्या करता है? बायोलॉजिकल सिस्टम में लेकर आता है। बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ किंगडम, सब के सब लिविंग है। हजारों करोड़ों टाइप की, मोर देन 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। और वो सारी के सारी जो स्पीसीज है सब के सब लिविंग है, और सारी के सारी लिविंग है क्योंकि उनके अंदर क्या है? सन वाली एनर्जी है। तो सन वाली एनर्जी तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, स्पेशली अगर हम बात करें तो हम सन वाली एनर्जी को ट्रैप कर नहीं सकते, बट अगर हमारे अंदर आई है तो कहीं ना कहीं से तो आई होगी। तो एक बायोलॉजिकल सिस्टम में सिर्फ सोलर एनर्जी को, सन वाली या सनलाइट के अंदर जो एनर्जी है उसको बायोलॉजिकल सिस्टम में लाने का काम ये ग्रीन प्लांट्स करते हैं। तो याद रखें, ग्रीन प्लांट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। हम अपने आप को इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बट एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थ पे अगर हम नहीं रहेंगे तो भी बाकी लाइफ पाई जाएगी, बट ये अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ये ग्रीन ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे जिनके पास पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखते हैं, अगर ये ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। दैट्स वाई बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं कि फॉरेस्ट को बचाना है, क्योंकि क्या क्या मिलता है हमें इनसे, इन प्लांट से? देखो, हमें इनसे मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है। आप देखोगे हमें इनसे मिलता है फूड। फूड का मतलब हो गया आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, एंड प्रोटीन्स हो गए, सारी चीजें जो है आपकी, विटामिन, सारी चीजें कहाँ से आ रही है? इनसे आ रही है। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं? इन्हीं प्लांट से मिल रहे हैं, जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सारी चीजें कहाँ से मिल रही? प्लांट से मिल रही है। अगर ये सारी चीजें नहीं मिल रही होती तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। होता क्या है कि ये जो ग्रीन प्लांट्स है ना, ये सनलाइट को यूज करते हैं और बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जैसी चीजों को बनाते हैं। प्लांट्स अपने लिए बनाते हैं, ठीक है, बट इतने लार्ज अमाउंट में बनाते हैं कि वो उनका एक्सेस होता है, मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बना लेते हैं। तो एक्स्ट्रा इनके पास जो बच जाता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। बनाते तो अपने लिए, बट एक्स्ट्रा जो हो जाता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करके अपने आप को लिविंग फॉर्म में मेंटेन रखते हैं। तो ये प्लांट्स की इंपॉर्टेंस आप समझिए। अगर लिविंग और एनिमल्स नहीं होंगे तो भी काम चला लेंगे प्लांट्स अपने लिए अपना काम करना जानते हैं। प्लांट जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, CO2 चाहिए, तो फिर प्लांट अपना CO2 लेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, फिर ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फिर CO2 निकलेगा, फिर उसी CO2 को, तो ये प्रोसेस वो करके वो हमेशा के लिए लिविंग बने रह सकते हैं, अर्थ पे अपनी स्पीसीज को मेंटेन रख सकते हैं। ओके, अब देखो, ये तो हो गया इनके बारे में। तो अब इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में, तो आप अगर किसी ने पूछ लिया आपसे फोटोसिंथेसिस है क्या, तो आप कुछ भी बता दो। फोटोसिंथेसिस क्या है? कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का प्रोसेस है। ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड की फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। केमिकल लिविंग सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। या आप ये कह लो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को सिंथेसाइज किया जाता है, ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज किया जाता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एयर को रिसाइकिल करते हैं, एयर को हम प्योरीफाई करते हैं। एयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ गया तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, उसमें से CO2 के अमाउंट को घटा सकते हैं, ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिफिनेशन हो जाएगी। आप डिफिनेशन तो कई तरीके से बता सकते हैं कि केमिकल एनर्जी में बदलना, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी बदलना फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करना फोटोसिंथेसिस, एयर को प्योरीफाई करना फोटोसिंथेसिस। ये सारे के सारे जो फंक्शंस है ना, ये सारे के सारे प्रोसेस जो है वो प्लांट करते हैं। और किस प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस से करते हैं। अब इस चैप्टर में, क्योंकि पहले भी आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्लास 10 में पढ़ा होगा, एक सिंपल सा रिएक्शन देखा होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 plus 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O is equal to in presence of sunlight and chlorophyll, there will be formed, what will be formed over there?
glucose plus 6 molecule of oxygen and 6 molecule of O2 gonna be released out there. तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी कि यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्शन करेंगे, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, प्लस थोड़ा बहुत वाटर भी वहाँ पे लॉस होगा। तो ये सारी चीजें पढ़ी थी थोड़ा से, लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पे 2 पेज की जो टॉपिक थी ना, यहाँ पे आपके लिए पूरा एक कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज्यादा होगी। तो बाकी चैप्टर से ये कठिन चैप्टर लगेगा, बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के नाम याद रखने पड़ेंगे साथ ही साथ ये जब आप पूरा पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आपने जो पढ़ा, आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, आपको उसके लिए चाहिए CO2, आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस के लिए और क्या चाहिए, H2O चाहिए। ये मालूम है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, ऑफ कोर्स उन प्लांट्स के अंदर होगा जहाँ पे क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, या फिर कहाँ पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का होना भी जरूरी है, अदरवाइज नहीं होगा। आपको मालूम है कि CO2 बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CO2 का रिडक्शन होगा और ये बदल जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। आपको मालूम है कि इससे, इस प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। किससे प्रोड्यूस होगा, वाटर के ब्रेकडाउन से क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस। ये सारी चीजें पता है, लेकिन एक दिन में ये क्या एक साइंटिस्ट ने इस काम को आगे किया? नहीं, एक दिन में ये सारी चीजें नहीं हुई, इसमें कई साल लग गए। ठीक है ना, मोर देन 300 to 400 ईयर्स लग गए इन सारे सीक्रेट को रिवील करने में कि CO2 उनके लिए चाहिए, उनको H2O चाहिए, क्योंकि दिख नहीं रहा है ना कुछ। आपको दिख नहीं रहा है कि प्लांट CO2 ले रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि वो वाटर की प्रेजेंस में इस काम को कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि प्लांट ग्लूकोज बना रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है कि वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए इस सीक्रेट को रिवील करने के लिए, इन सारे चीजों को रिवील करने के लिए। और लास्ट में हमें जो मिला है वो ये मिला है कि हमने अब आराम से हम कह देते हैं कि CO2 प्लस H2O, ये दोनों अपना 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, प्लस से थोड़ा बहुत वाटर का लॉस होता है। ये चीज हमें अब पता है, लेकिन एक बार में नहीं पता चली, धीरे धीरे करके पता चली। पहले शुरू में पता चला उसके लिए CO2 चाहिए, फिर उसको बाद में पता चला होगा H2O चाहिए होगा, बाद में पता चला होगा कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक प्लांट लीफ के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है, ये बाद में पता चला होगा। फिर बाद में पता चला होगा ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है जो बाद में अल्टीमेटली चेंज हो जाता है इट्स स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, किससे प्रोड्यूस हुआ, H2O के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हुआ। ग्लूकोज किससे बना, CO2 के रिडक्शन से बना। ये सारी चीजें धीरे धीरे करके पता चली है। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए हैं। तो आप स्टार्टिंग में आप अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे जिनसे आपको ये सारी चीजें पता चली, CO2, क्लोरोप्लास्ट, ग्लूकोज, स्टार्च, और किस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करते हैं, किस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, सनलाइट की किस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करते हैं, किस कलर को वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी चीजें अर्ली एक्सपेरिमेंट से पता चले। तो आप स्टार्टिंग में क्या पढ़ेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता करेंगे जिनसे आपने इन सारे सीक्रेट को रिवील किया। ओके, तो ये तो हो जाएगा आपके एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप पढ़ोगे। जोसेफ प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट है, जैन इगनहाउस का एक्सपेरिमेंट है। इसमें आप एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम लेट मी चेक द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, वेट अ मिनट, जूलियस वॉन सैक्स है, T.W. एंगलमैन है, कॉर्नेलियस वी वैन नील है। इन सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और लास्ट में ये कंप्लीट आपका प्रोसेस को दिया उन्होंने कि इस तरीके से वो रिएक्शन होता है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, बोथ गना कंबाइन टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्लूकोज बना आपका, प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, प्लस आपका H2O का लॉस भी हुआ। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चली, तो इन साइंटिस्ट ने किया। ओके, जब आपको एक बार इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा तो आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो पहली चीज क्या है आपकी, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। सेकंड क्या है, ओके स्टूडेंट, तो इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। सेकंड जो चीज होगी वो होगी
साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ क्योंकि घर में छोटा भांजा है, वो अचानक से वहाँ से दीवार के पास या दरवाजे के पास से आके झांक रहा है अंदर कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो चलता रहता है घर में, आप जब लेक्चर बनाते हैं ना तो ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। ओके, खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का साइड क्या है वो देखते हैं। ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कौन कौन से इसमें पिगमेंट्स इन्वॉल्व है, हम उन पिगमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लाइट स्पेक्ट्रम को देखेंगे, फिर हम फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम को देखेंगे कि किस तरीके कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और किस लाइट पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सबसे अच्छा होता है। TW एंगलमैन के हम एक्सपेरिमेंट को भी समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, आप एक एक करके पढ़िएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं सारे एक्सपेरिमेंट जो अर्ली एक्सपेरिमेंट थे उनके बारे में बताऊंगा। ओके, पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के स्टेप के बारे में। फिर ये प्रोसेस कैसे होता है, तो प्रोसेस कैसे होता है ऑफ कोर्स आपको भी पता है प्रोसेस कैसे होता है। जितने भी जो प्रोसेस आपका ये हो रहा है ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट आपका होता है लाइट रिएक्शन, सेकंड आपका होता है डार्क रिएक्शन। तो आप पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में, फिर डार्क रिएक्शन के बारे में, मतलब जो प्रोसेस जो मैकेनिज्म है किस तरीके से होता है उनको हमने 2 स्टेप में क्लासिफाई कर दिया, या फिर उनको 2 पार्ट में हमने उनको डिवाइड कर दिया। एक होता है लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट की सनलाइट की प्रेजेंस में डायरेक्टली होता है। होगा कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में 2 ही तो पार्ट होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक तो होता है उसका ग्रेना और दूसरा होता है उसमें पाया जाने वाला जो ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो एक ग्रेना हो गया, एक स्ट्रोमा, ये इन दोनों जगहों पे एक लाइट रिएक्शन होगा, एक जगह पे क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा। तो एक तो हो जाएगा, इन सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। इसी में हम और भी सारी चीजों को देखेंगे, जैसे ATP का भी सिंथेसिस होगा, फिर डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फिर C3 पाथवे, C4 पाथवे के बारे में भी पढ़ेंगे। तो है डिटेल है, एक एक करके। अभी आपकी समझ में नहीं आएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, लेकिन आप जब धीरे धीरे इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके, तो एक एक करके पढ़ते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट, साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, थर्ड पिगमेंट्स के बारे में, नंबर 4 मैकेनिज्म क्या है, प्रोसेस कैसे होता है फोटोसिंथेसिस का, उसके स्टेप कितने हैं। ओके, नंबर 5 जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद नंबर 5th पोजीशन पे आप क्या पढ़ोगे, फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट कभी कभी कुछ ऐसे प्रोसेस भी करते हैं जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जब उन बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फोटो रेस्पिरेशन करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। फोटो रेस्पिरेशन आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नंबर 7 जो कंडीशन होगी वो क्या पढ़ेंगे, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं, और तो एंजाइम इन्वॉल्व है और भी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस के करने में। तो अगर ज़रा से अभी ओके, तो इसमें बचा हुआ जो पार्ट होता है, क्योंकि एंजाइम से रेगुलेटेड प्रोसेस है, एंजाइम वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। और आपको मालूम है एंजाइम ऐसे प्रोटीन होते हैं जिन जो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं, उन पे इफेक्ट पड़ता है बहुत सारे फैक्टर का, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, आपका सनलाइट का उस पर बहुत pH का इफेक्ट पड़ता है। सेम वैसे यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस पे किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है वो हम बात करेंगे। तो कुछ हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनका इफेक्ट पड़ता है। फैक्टर which affect on फोटोसिंथेसिस। वो फैक्टर जो किसको इफेक्ट करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर के बारे में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हो गया, सनलाइट हो गई, और फिर उसके बाद टेम्परेचर हो गया, तो एक आधा और फैक्टर हो गया जो इनको अफेक्ट करते हैं। तो ये लास्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक करके पढ़ना, तो ऐसे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आज के लेक्चर बस इतना ही। सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक सीक्वेंस बना लीजिए कि हमें इस तरीके से सारी चीज़ें पढ़नी है, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम
नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम बात करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आएंगे आपके सामने, या फिर आपका जब हम फोटोसिंथेसिस का डिटेल इंटर करेंगे तो वहाँ से आएंगे। आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, जस्ट इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इससे अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं, और फोटो रेस्पिरेशन है क्या और फोटोसिंथेसिस है क्या, ये सारी चीज़ें एक्चुअली है क्या, यहीं पे आपकी समझ में आएगा। ओके, तो आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।